Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am your physics expert. Today I welcome to you to my Gamma series और आज जो हम अपनी रिवीजन कैप्सूल लेके आए हैं that is based on current electricity. ये काफी आसान सा टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है जो आपके नीट और जेईई में आपके रैंक को काफी पुश करके ऊपर ले जाएगा. तो आइए आप और आज हम और मिलके इस करंट इलेक्ट्रिसिटी को अनलॉक करते हैं और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं इस रिवीजन कैप्सूल में. तो जो पहला टॉपिक इसमें है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? अगर ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड है, तो चार्जेस आर फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन. So current is defined as rate of change of flow of current delta Q over delta T. और अगर आपको किसी भी इंस्टेंट पे करंट निकालना है, सपोज डेल्टा T goes to very short interval, then on differentiating charge with respect to time will give you current. ये आपका आता है जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है. और अगर कहता है एग्जाम में कि स्टेडी करंट कंडीशन आ चुकी है, तो I इज इक्वल टू होता है चार्ज ओवर टाइम. स्टेडी करंट मतलब चाहे तो ये क्रॉस सेक्शन लो, चाहे यहां लो, चाहे यहां लो, सब में बराबर अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉस कर रहा होगा. नाउ सिंस चार्ज इज क्वांटाइज, Q इज इक्वल टू एनी, तो I बन जाएगा Q बाय T, I विल बी इक्वल टू एनी बाय T. दिस इज फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन. अगला इसमें हम लोग बात करते हैं ओम्स लॉ के ऊपर. ओम्स लॉ क्या होता है? सपोज यू हैव अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R और हमने उसके एंड्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, प्लस से माइनस, एंड करंट इज गोइंग लाइक दिस. ओम्स लॉ कहता है कि जो V है इट इज प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू बन जाता है IR. ओम्स लॉ ये होता है आपका, V इज इक्वल टू IR. ओम्स लॉ नहीं होता है, तो R बन जाएगा V बाई I. एंड ऑन ग्राफ और ग्राफ अगर मैं V और I को प्लॉट करूं, जब तक ओम्स लॉ ओबे करेगा ग्राफ आपका सीधा बनेगा. जब ओम्स लॉ ये ओबे करना छोड़ देगा तो ग्राफ आपका नॉन लीनियर बन जाएगा. तो जब तक लाइन स्ट्रेट है दिस इज नोन एज ओमिक कंडक्टर. जब ये ओम्स लॉ को ओबे करना छोड़ देगा दैट विल बी नॉन ओमिक कंडक्टर. So Ohm's law is when potential difference is proportional to current, it gives V is equal to IR और R is equal to V upon E. बाकी अगर मैं इस ग्राफ का tan थीटा निकालूं या स्लोप निकालूं, ये मुझे वायर का रेजिस्टेंस ही देगा आपको. तो स्लोप इज tan थीटा एंड इन दिस केस इट विल गिव यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. अगला बात करते हैं फैक्टर्स जिन पे आपके रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं. पहला है रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, एरिया से इनवर्स होता है. मेटल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के प्रोपोर्शन में होता है फॉर मेटल्स, और इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल. तो अगर मैं इन दोनों कंबाइन कर दूं तो R बन जाएगा प्रोपोर्शनल टू L बाई A. तो ये बन जाएगा R इज इक्वल टू रो L बाई A, जहां पे रो आपका होता है रेजिस्टिविटी, जिसका यूनिट होता है ओम इंटू मीटर. फॉर मेटल्स टेम्परेचर के लिए कुछ ऐसा होता है R T इज इक्वल टू R T नॉट 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट. अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, T आपका कोई एक फाइनल टेम्परेचर है, T नॉट उसका इनिशियल टेम्परेचर है. तो हीट करने पे आपका रेजिस्टेंस मेटल्स के लिए बढ़ेगा आपका यहाँ पे. नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज इक्विवेलेंस ऑफ रेजिस्टर्स. इक्विवेलेंस ऑफ रेजिस्टर्स ये आप क्लास 10th में भी आप पढ़ चुके हैं. एंड फॉर डिटेल नोट्स यू कैन ऑल्सो विजिट टू अवर चैनल टू लिसन और सी टू द डिटेल नोट्स ऑफ एवरी क्लास, एवरी चैप्टर. ये तो आपके रिवीजन कैप्सूल है, ये आपके पास एक कैप्सूल फॉर्म में है जो हम रिवाइज करा रहे हैं. अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे चैनल फिर से विजिट करके उन लेक्चर्स को डिटेल फॉर्म में पढ़ सकते हैं.
पहला कनेक्शन है सीरीज, तो रेजिस्टेंस ऐसे लगे हैं आपके R1 अप टू करते करते n नंबर रेजिस्टेंस कुछ इस तरह कनेक्टेड हैं एक वोल्टेज सोर्स के R1 R2 टू Rn। सीरीज के लिए क्या है, इनमें होगा सेम करंट और ये बेस्ड होते हैं एनर्जी कंजर्वेशन पे। तो इनका जो R इक्विवेलेंट होता है वो होता है R1 प्लस R2 अप टू Rn। पैरेलल की बात करते हैं तो अगर यही रेजिस्टेंस में ऐसे कनेक्ट कर दूं R1 R2 ऐसे करते करते R1 R2 Rn, V वोल्ट का बैटरी है, तो पैरेलल कब होंगे, जब इनमें होगा सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ये बेस्ड होते हैं चार्ज कंजर्वेशन पे, तो इनका जो इक्विवेलेंट आता है वो ये आता है 1/R इक्विवेलेंट। इसमें हम रेसिप्रोकल ऐड कर देते हैं सारे, तो ये आपका पैरेलल का इक्विवेलेंट हो गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान देके चलिएगा, ये आपके क्वेश्चंस में काफी काम आते हैं। इस पे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट हाँ इसका यूज करके काफी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं आपसे। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर कोई ये सेल है आपका और सेल के अक्रॉस आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कनेक्ट किया है, तो ये आपका सेल का बिल्डअप होता है, ये सेल का EMF है और सेल का इंटरनल स्मॉल r है। मान लीजिए कैपिटल या स्मॉल I फ्लो कर रहा है, जो करंट का वैल्यू होगा दैट विल बी E अपॉन R प्लस R, क्योंकि दोनों यहाँ पर रेजिस्टेंस सीरीज में है आपके, तो E बन जाएगा I R प्लस IR। और ये जो है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल V होता है इसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो I इंटू कैपिटल R इज V प्लस IR, तो V इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो V बन जाएगा आपका E माइनस IR। तो अगर कहता है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द सेल, तो ये हो जाएगा E माइनस IR। अब अगर ओपन सर्किट है आपका, अगर तो करंट तो फ्लो करेगा नहीं, तब उस केस में V जो होगा वो E के बराबर बन जाएगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, V और अगर हम I का प्लॉट करें तो ये कुछ इस तरह बनता है आपका। तो एट जीरो करंट V इज इक्वल टू E, या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम एज EMF ऑफ द सेल। बाकी कंपेयर करने पे अगर आप देखें इसको, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप विल गिव यू माइनस R, और जो इंटरसेप्ट है ये आपका इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट C विल गिव यू E। ये कहां से आया, अगर मैं इसको कंपेयर करूं इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो V क्या ले सकता है, V इज इक्वल टू माइनस R इंटू आई प्लस E। तो स्लोप बन गया माइनस R और इंटरसेप्ट बन गया E। तो अगर आपको ऐसा ग्राफ दिया जाता है तो आप इस ग्राफ के थ्रू सिर्फ डेटा को नोट करके या डेटा को देख के यू कैन फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड द EMF ऑफ द सेल। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत जरूरी चीज है। आप इससे अगर आप कन्वेंशन से जाएंगे आपको टाइम बहुत लगेगा सॉल्व करने पे। सो दीज आर द शॉर्ट ट्रिक्स बाय विच यू कैन फाइंड EMF of the cell and internal resistance of the cell also। अब आता है cells in series। तो मान लीजिए यहां पे एक्सटर्नल R लगा है और यहां पे कई सारे सेल हैं जो कनेक्टेड हैं, E1 R1 E2 R2 E3 R3 EN Rn। तो जो E इक्विवेलेंट बनेगा दैट विल बी E1 प्लस E2 अप टू प्लस EN। R इक्विवेलेंट बन जाएगा R1 प्लस R2 अप टू
आर एन, और जो इसमें करंट आई फ्लो करेगा, आई का वैल्यू होगा ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट। बाकी इसमें ध्यान दीजिएगा, आप जितने सेल्स रिवर्स करते जाओगे, रिवर्स, मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, E1 है और हमने इस सेल को रिवर्स कर दिया है, तो जिस जिस सेल को आप रिवर्स करोगे उसका ईएमएफ आप नेगेटिव पुट कर दोगे। तो ये जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव किया है, ये एक जनरलाइज फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे देखिए सारे सेल्स सेम पोलैरिटी में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर प्लस माइनस पे माइनस प्लस कर दें तो जिसको यहाँ पे आप चेंज करोगे उसका ईएमएफ आप नेगेटिव पुट कर देना। तो फॉर सीरीज दिस इज द वैल्यू या मेथड टू फाइंड द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ दिस सेल एंड रेजिस्टेंस। मतलब इस सर्किट को हम कुछ ऐसा बना सकते हैं, एक सेल लगा दो ई इक्विवेलेंट का, इंटरनल आर इक्विवेलेंट का, और इनके अक्रॉस रेजिस्टेंस कैपिटल आर कनेक्ट कर दीजिए आप। तो ये आपका बन गया सेल्स इन सीरीज। अब आइए बात करते हैं सेल्स इन पैरेलल की। तो अगर सेल्स इन पैरेलल की बात हो रही है यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस वही मेरा आर लगा हुआ है और इसके अक्रॉस क्या किया गया है, यहाँ पे n नंबर ऑफ सेल्स मेरे पैरेलल में है, E1 R1 E2 R2 EN RN। तो इसमें जो फॉर्मूला बनता है, पहले जो इक्विवेलेंट सेल का रेजिस्टेंस होगा 1/R1, सो दिस विल गिव यू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर टू फाइंड इक्विवेलेंट EMF इट विल बी लाइक दिस, E1 by R1 E2 by R2 plus EN by RN। तो उसके बाद आप इसको निकाल के यू कैन रिप्लेस दिस इंटायर सिस्टम बाय अ सिंगल सेल ऑफ EMF इक्विवेलेंट एंड इंटरनल ऑफ R इक्विवेलेंट। तो ये आपका सेल्स का हो गया सीरीज और पैरेलल का आपका। फिर आइए बात करते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम की। तो वही चीज है, यहाँ पे आपका ये रेजिस्टेंस है, सेल है, इंटरनल है आर वैल्यू का। तो आई का वैल्यू क्या बन जाएगा, ई अपॉन आर प्लस आर। अब पावर बेसिकली होता है आई स्क्वायर आर। नाउ वी हैव टू फाइंड कि इसके थ्रू कितना मैक्सिमम पावर निकल सकता है। सो फॉर दैट थिंग, फॉर मैक्सिमम पावर कंडीशन इज जो भी एक्सटर्नल है वो इंटरनल के बराबर हो गया। तो एक ही एक है तो R इक्वल टू आर आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे पूरा कॉम्बिनेशन बना होगा, जैसे मान लीजिए पैरेलल में होते तो उसका पहले एक बनाते, यहां कॉम्बिनेशन इसको आप एक बनाओगे। फॉर मैक्सिमम पावर जो भी आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल के बराबर होगा, इट विल गिव यू मैक्सिमम पावर। अगर हम यहां से पुट कर दें, आई क्या बन जाएगा, ई अपॉन 2R बन जाएगा। इसको वहां पुट कर दीजिए तो P मैक्स क्या आएगा, E अपॉन 2R का स्क्वायर इंटू R, इट विल गिव यू E स्क्वायर बाय 4R स्क्वायर इंटू R, एक R कैंसिल हो गया, तो P मैक्स क्या होगा, E स्क्वायर बाय 4R। दिस इज द मैक्सिमम पावर लिबरेटेड थ्रू दिस रेजिस्टेंस कैपिटल R। और फॉर मैक्सिमम पावर योर इंटरनल शुड बी इक्वल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, इसको नोट कर लीजिएगा यहाँ पे कॉपी में अपने आप। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की। तो होता क्या है, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है और V पोटेंशियल डिफरेंस पे इस पे कुछ चार्ज Q फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस R है, तो जो भी इसके थ्रू हीट जनरेट होगा दैट विल बी इक्वल टू I स्क्वायर R T। अगर कहता है फाइंड इनपुट एनर्जी या इनपुट वर्क, दैट विल बी VI इंटू T। ये इनपुट है, ये जो है दैट इज योर आउटपुट, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है ये। ऐसे ही पावर कहता है फाइंड इनपुट पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी, दैट इज V इंटू I। फाइंड आउटपुट पावर एज हीट, दैट इज I स्क्वायर R। और अगर कहता है फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एनी अप्लायंस, तब हम यूज करेंगे V स्क्वायर बाय
P यूज करेंगे। तो इनपुट कहेगा VI निकालिए, आउटपुट कहेगा I2 R निकालिएगा। फॉर हीट एनर्जी I2 RT और इनपुट एनर्जी VI इंटू टी। V आपका वोल्टेज है, I आपका करंट है यहाँ, और T आपका टाइम पीरियड है। अगला हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये क्या होता है, सपोज यहाँ पे ये ब्रिज फॉर्म में सर्किट है आपका R1 R2 R3 और R4, यहां पे लगा है गैल्वेनोमीटर और ये आपका वोल्टेज सोर्स है। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो करंट फ्लो करने पे डिफ्लेक्ट करेगा। तो इसमें कंडीशन होती है नल डिफ्लेक्शन या नल पॉइंट। फॉर नल डिफ्लेक्शन और नल पॉइंट व्हाट हैपेंस, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो। तो इसमें यहां पे कोई भी करंट पास नहीं करेगा। जब ऐसा होगा तो फॉर दैट थिंग आपका ये सर्किट कहलाता है बैलेंस्ड कंडीशन में, या इट इज नोन एज बैलेंस्ड ब्रिज। Now what happens in balanced bridge condition is the ratio of adjacent arms is equal. तो this is a condition for Wheatstone bridge जहां पे through galvanometer कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो सॉल्व करने पे you will get R1 by R2 is equal to R3 by R4। ये आपका Wheatstone bridge बन जाएगा। ये एक इसमें हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो शायद मुझको इससे पहले कवर करना चाहिए था, दैट वाज किरचॉफ लॉ। तो पहला आपका होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ या लूप रूल। तो लूप रूल ये कहता है किसी भी लूप में जो वोल्टेज ड्रॉप का सम होता है वो जीरो होगा। तो ये बेस्ड होता है एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर। तो माने फॉर एग्जांपल एक सिंपल मैंने एक लूप लिया, मैंने ये वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, यहां से करंट I निकला, ये R है, ये स्मॉल r है, तो करंट आपका ये जाएगा। तो आपने ये लूप का डायरेक्शन लिया, यहां से चलना शुरू करोगे, करंट के अलोंग जाओगे तो इसका ड्रॉप लोगे पॉजिटिव प्लस IR। फिर नीचे आ रहे हो, करंट के साथ जा रहे हो तो इसका ड्रॉप लोगे प्लस IR। और जब ऊपर जा रहे हो तो आप बैटरी में उल्टा नेगेटिव से पॉजिटिव एंटर कर रहे हो, तो बैटरी का ड्रॉप नेगेटिव लोगे, तो ये बन जाएगा V इज इक्वल टू I R प्लस R। तो साइन कन्वेंशन ये है, एलिमेंट के अक्रॉस चलोगे, करंट के साथ जाओगे तो एलिमेंट का ड्रॉप लोगे पॉजिटिव। बैटरी का सोर्स है, बैटरी में अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो ड्रॉप लोगे नेगेटिव, अगर बैटरी में प्लस से माइनस जाओगे, उल्टा जाओगे तो ड्रॉप लोगे पॉजिटिव। इसमें अगला जो आपका है दैट इज किरचॉफ करंट लॉ, या उसको हम कहते हैं नोड रूल या जंक्शन रूल। सेकंड इज किरचॉफ करंट लॉ, जंक्शन और नोड रूल। तो इसमें होता क्या है, मान लीजिए ये ब्रांचेस आ रही हैं, इधर गया इधर गया, तो ये जंक्शन है। तो जंक्शन पे जो करंट आ रहा होगा उनको ऐड करो, मान लो करंट और ये आ रहा है I4। तो किसी भी जंक्शन पे सम ऑफ इनकमिंग करंट इज सेम एज सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। तो दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। तो ये आपका बन गया किरचॉफ करंट लॉ, जंक्शन या नोड रूल हो गया। व्हीटस्टोन पे हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज योर मीटर ब्रिज। तो इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है आपका, ये गैप है, यहां पे रेजिस्टेंस है, ये एक 1 मीटर लॉन्ग वायर है, A और B है, और यहाँ पे एक बैटरी है जो करंट का सोर्स है आपका। तो इससे करंट आपका यहाँ पे I जा रहा है, इसको R मान लो, इसको P मान लो, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है। सपोज इस गैल्वेनोमीटर से जो जॉकी लगी है वो इस लेंथ L पे आपको देता है बैलेंसिंग लेंथ, मतलब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। सो बैलेंसिंग लेंथ मींस कि आपका डिफ्लेक्शन थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो। तो उस केस में जो आपका रेशियो बनेगा
V भी बन जाएगा, तो एडजेसेंट का रेशो इज इक्वल टू ये बन जाएगा आपका। अब डिसाइड करना है जीरो एंड। बैटरी का पॉजिटिव जहां लगा होगा दैट विल बी जीरो एंड, जो दूसरा होगा दैट विल बी योर 100 एंड। तो आप इस बिहाफ पे 0 और 100 एंड को डिसाइड करोगे। अगर ये बन जाए पॉजिटिव या नेगेटिव तो ये बन जाएगा 0 एंड, ये बन जाएगा आपका 100 वाला एंड बन जाएगा। बाकी दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूजिंग टू फाइंड एनी ऑफ द गिवन रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट और सेटअप। L इज द बैलेंसिंग लेंथ। जो बैलेंसिंग लेंथ है आपकी L, आपकी यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ होती है जहां पे करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, चाहे बोर्ड एग्जाम के लिए हो, चाहे आपके नीट और जेईई एग्जामिनेशन के लिए हो, जिस पे सवाल पक्का आपके बन के आने ही आने हैं हमेशा। नेक्स्ट आपका सेटअप है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक होता है आइडियल वोल्ट मीटर। जैसे मान लीजिए सिंपल सेटअप बनाया मैंने, यहाँ पे कंडक्टिंग वायर लिया है, यहाँ पे एक बैटरी का सोर्स है और एक चाहे तो रेजिस्टेंस लगा लीजिए, इसको जरूरत नहीं है तो रियोस्टेट मान लीजिए इसको। ये V है, यहाँ पे ऑक्सिलरी सर्किट है, ये गैल्वेनोमीटर है, मैंने यहाँ पे इसको लगाया जॉकी, इसकी वैल्यू E है। तो करंट इससे आएगा, करंट जब यहाँ आएगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैंने जॉकी को स्लाइड करना शुरू किया, मान लीजिए AP है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। सो दिस AP जो L है इट इज नोन एज बैलेंसिंग लेंथ, और जो आपका V होता है V अक्रॉस AP और दिस बैलेंसिंग लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एट विच द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज ऑब्टेन टू बी 0। तो ये प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर होता है कि जब बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन हो चुकी होती है तो जो पोटेंशियल ड्रॉप उस सेगमेंट का होता है, जो बैलेंसिंग लेंथ वाला सेगमेंट है, वो उस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो वी कैन राइट VAP एज K इंटू L। K बन जाता है VAP by L, ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर मैं VAP और L का ग्राफ ड्रॉ करूं, L का, तो ग्राफ सीधा बनेगा, जो स्लोप होगा tan थीटा, स्लोप मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट K दे देगा यहां से। तो ये ग्राफिकल एनालिसिस हो गई, ये आपकी मैथमेटिकल एनालिसिस हो गई। अब इसमें इसके दो एप्लीकेशन है, टू कंपेयर EMFs एंड टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो इसके दो एप्लीकेशन है, पहला है कंपैरिजन ऑफ EMFs। तो मान लीजिए दो EMF आपने कनेक्ट किए हैं, तो E1 बन जाएगा K टाइम्स L1 और E2 करस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग लेंथ K टाइम्स L2 आती है। तो अगर मैं E1 बाई E2 लूंगा तो रेशियो में बन जाएगा K L1 बाई K L2, तो बन जाएगा L1 बाई L2। सो टू कंपेयर टू EMFs you need to find their corresponding balancing length। तो इस बिहाफ पे आप दो EMF थ्रू पोटेंशियोमीटर आप कंपेयर कर सकते हो। अगला आपका है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो स्मॉल r का वैल्यू जो होता है कैपिटल R, L1 बाय L2 माइनस 1। L1 वो बैलेंसिंग लेंथ है जब आपका सेल ओपन है, L2 वो बैलेंसिंग लेंथ है जब आप सेल को क्लोज कर दोगे। सो अंडर दीज टू कंडीशन, ये आपकी दो बैलेंसिंग लेंथ है, ये एक ही सेल से आप ऑब्टेन करोगे, और उस सेल का जो इंटरनल होगा दैट विल बी कैपिटल R। ये वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आप कनेक्ट करते हो कंडक्टिव वायर वाला, L1 by L2 minus 1, this will give you the internal resistance of any given cell through using potentiometer setup. Lastly, under this topic we have drift velocity। तो अगर कोई आपका कंडक्टिंग वायर है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी भी एक एंड से दूसरे एंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से दे ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड टू अनदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही होगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो VD होती है, VD का फॉर्मूला होता है -E
E tau by m. What is tau? Tau is average relaxation time. और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो करंट आपका ऑपोजिट फ्लो करेगा. करंट का फॉर्मूला होता है n E A mod ऑफ V D. E A क्या है? इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया. n क्या होता है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स अपॉन वॉल्यूम. दिस इज स्मॉल n. तो नंबर ऑफ चार्ज कैपिटल हो गया. व्हाट इज V? एरिया इनटू लेंथ. एरिया इस क्रॉस सेक्शन का, L हो गया इस वायर का लेंथ हो गया. So small n is charge density or number of charge carriers per unit volume. करंट के बिहाफ पे एक टर्म होता है करंट डेंसिटी. So what is current density? अगर मॉड में निकालें, करंट पर यूनिट एरिया will give you current density, NEVD. तो ये आपका करंट डेंसिटी हो गया इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये आपका करंट हो गया इन टर्म्स ऑफ drift velocity. And in general, current density is current upon area. तो करंट बन जाएगा mod J into mod A. बट ये तो स्पेशल केस है. बट इन जनरल मान लिया अगर इतना है जब करंट भी ऐसे फ्लो कर रहा है और एरिया वेक्टर भी ये जा रहा है. अगर ये कुछ एंगल पे हो, एरिया वेक्टर ये जा रहा हो, करंट ये फ्लो कर रहा हो, आपका थीटा एंगल है, तो उस केस में करंट होता है या इट इज J डॉट A. इसको नोट कर लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. दिस विल बी यूज्ड बाय परफॉर्मिंग डॉट प्रोडक्ट ऑन करंट डेंसिटी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर. दिस विल गिव यू करंट. एंड लास्टली वी हैव अ टर्म नोन एज electron mobility. It is defined as mu is equal to ratio of drift velocity upon electric field. It will give you the mobility of any charge carriers inside any conducting wire. So friends, this was all about revision capsule of current electricity. ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके जेईई और नीट एग्जामिनेशन के लिए. इससे काफी सवाल बन के आते हैं. तो हम उम्मीद करते हैं कि हम गामा सीरीज के थ्रू आपके जो रिविजन कैप्सूल हमने बनाए आपके लिए, उससे आपके लिए रिविजन हमने काफी आसान कर दिया होगा. यू कैन अगेन गो थ्रू दिस लेक्चर वन अगेन बाय अगेन, ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट्स पक्के हो जाएं. आपसे इसमें कोई भी गलती ना हो. एग्जाम के अंदर जो सवाल आए आप उसको इजीली अप्रोच कर सकें, उसको सॉल्व कर सकें, ताकि यू आर एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन एंड यू आर एबल टू अचीव गुड रैंक. So friends, from Team Unlock Science, we wish you all the best for your JEE and NEET examination. Hope you score well in your paper. और आप हमें लाइक करें, शेयर करें. इस लेक्चर के ऊपर आपके ऊपर जो भी सजेशंस आपको कमेंट्स में लिख के हमको बताएं. जो नए हमसे आज जुड़ रहे हैं हमको सब्सक्राइब करें. To get the latest notifications, don't forget to press the bell icon. And for latest notes of this lecture and all other lectures, please do visit us at www.unlockscience.in. Friends, thank you very much.